इजराइल में फूट पड़ रही है। उस फूट को छुपाने के लिए ही कभी वेस्ट बैंक, कभी फिलिस्तीन के इलाकों में लगातार रेल कर रहा है और दूसरे देशों पर अलग अलग इल्जाम लगा रहा है। कभी किसी को कुछ कह रहा है, कभी ईरान को लपेट रहा है इजराइल। लेकिन नेतन्याहू के खुद के देश में क्या हो रहा है उसका एग्जाम्पल ये है, एक झलक ये है कि कल इजराइल की राजधानी तेल अवीव के पुलिस चीफ ने रिजाइन दे दिया है और अपने बयान में बताया है मीडिया के सामने आकर कि तेल अवीव और पूरे इजराइल में जो नेतन्याहू के खिलाफ यहूदी सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, नेतन्याहू ने हमें यह ऑर्डर दिए हैं कि पूरी ताकत और बल का इस्तेमाल करो। मेरे खिलाफ जो सड़क पर उतरे हैं उनके खिलाफ जो करना है करो, मारो पीटो जेल में डालो, जो कर सकते हो करो। ये मुझसे नहीं हो सकता और ये इंसाफ नहीं है, तो मैं रिजाइन दे रहा हूं। पहले उनका बयान सुनिए। ב-9 למרץ השנה, בשעה שמחוז תל אביב התמודד עם הפגנות אלפים ברחבי העיר, הודחתי מתפקידי על רקע פוליטי בשיחת טלפון. בגב זקוף ובראש מורם אני משלם מחיר אישי כבד מנשוא על הבחירה שלי למנוע מלחמת אחים. רציתי לעמוד בציפיות של הדרג המיניסטריאלי שכללו שבירת הכללים, הנהלים, הסדר הארגוני והתערבות בוטה בקבלת החלטות ובשיקול הדעת המבצעי. יכולתי בקלות לעמוד בציפיות האלה, להפעיל כוח לא סביר ולמלא את המיון באיכילוב בסוף כל הפגנה בתל אביב. दोस्तों, इस पुलिस चीफ के जो चीफ ऑफ स्टाफ समझ लीजिए, सबसे बड़ा है, पुलिस डिपार्टमेंट का हेड है, उन्होंने जब दे दिया रिजाइन तो इसके बाद इजराइल के जनता और बुरी तरह से भड़क गई और यहूदी पूरे देश भर में और गुस्से में इधर उधर बजने लगे और चारों तरफ इजराइल में खूंखार प्रदर्शन तेज हो गए। זאת מחאה ערכית, פטריוטית, אשר מול סכנת डिक्टेटूरा शतखीब कबाई। इतना ही नहीं, मुसलमानों की मस्जिद को हड़पने का एक पुराना तरीका है, वहां पर कुछ बना दो, अरे ये तो हमारे उसका है। ये भारत में होता है, हैं? और अचानक से वहां एक भीड़ पहुंच जाएगी कि हम तो ये करेंगे, ये तो हमारा है, और फिर कोर्ट पे केस डाल देंगे। कोर्ट उन्हीं की तरफ झुकेगा। क्यों? क्योंकि बहुसंख्यक समाज, उन्हीं के धर्म वाला जज है। समझ रहे हैं? ठीक इसी तरह से यहूदी भी कर रहे हैं। मस्जिद अल अक्सा के साथ ही किया जा रहा है। अल अस्बत का जो गेट है, जो मुसलमानों के धार्मिक जगह का एक पुरातत्व, पुराने ज़माने, सदियों का है, ये इस्लामिक टाइम का है ये। वहाँ पर यहूदियों को अपने धर्म के हिसाब से पूजा पाठ करते हुए देखा जा रहा है। पूरी प्लानिंग के तहत ये हो रहा है कि मुसलमानों की
हर चीज को अपना बना लिया जाए। ये सब करके देखिए। أشهد أن لا إله إلا الله. زي ما شايفين شرطة الاحتلال بتأمن لهم هاي الصوت تحميهم. أشهد أن لا इसके अलावा यहूदी भड़काऊ नारे लगा लगाकर मुसलमानों को, फिलिस्तीन के मुसलमानों को भड़का रहे हैं। ये भीड़ ठीक वैसे ही काम कर रही है जैसे भारत में बहुसंख्यक समाज की टीम मुसलमानों को, हिंदुत्व के संगठन मुसलमानों के खिलाफ खतरनाक और अभद्र और जबरदस्ती भड़काने के लिए घटिया नारों का इस्तेमाल करते हैं। इजराइल एक तरफ ये सब कुछ कर रहा है, उधर बेगैरत यूएई इजराइल के साथ नए डील्स कर रहा है। इस डील में अब जो नया मुआहदा हुआ है उसके मुताबिक यूएई और इजराइल मिलकर और भी नए नए बिजनेस पे काम करेंगे और एक साथ आगे बढ़ेंगे। लेकिन यूएई पूरी तरह से चालाकी भी दिखाता है। एक तो यहूदी का दामन नहीं छोड़ता, दूसरी तरफ मुसलमानों को पैसा भी दे रहा है। ये दोगलापन ना इंसानों को एक्सेप्ट होगा, ना अल्लाह को, ना अहले बैत को, ना 1,24,000 अंबियाओं को। यह हर ईमान वाला जानता है। अब यह किया है यूएई ने कि यूएन को $15 मिलियन देने की बात कही है। कहा है कि हम यूएन को यह पैसा दे रहे हैं ताकि यूएन फिलिस्तीन में जाकर उन जगहों को दोबारा बनाए, फिलिस्तीनियों के जिन जगहों को यहूदियों ने तोड़ा है। इजराइल की कोर्ट भी बता रही है कि भारत में क्या हो रहा होगा मुसलमानों के साथ। सीधा एकदम आईना है, अक्स है। यहां जो बहुसंख्यक समाज के, हिंदुत्व के संगठन हैं, उसके काम को देखिए और यहूदियों के काम को देखिए। इजराइल की एक कोर्ट ने ऐसे फिलिस्तीनी शख्स के केस को बंद कर दिया है जिसको बेगुनाह मारा गया था। न ट्रायल, न कोई सुनवाई, बस केस दर्ज किया। फिलिस्तीनियों को लगा कि हाँ सुनवाई होगी, न्याय मिलेगा, लेकिन कुछ दिन बाद इस केस को सीधा बंद कर दिया गया और कोर्ट ने कह दिया कि जिस मिलिट्री मैन ने इसको मारा है उस फौजी को कोई भी सजा नहीं मिलेगी। आप इस व्यक्ति को जरा देखिए, इसका नाम इयाद हलक है। ये अपंग था, हाथ पैर से माजूर था, जिस बंदे को 30 मई 2020 को गोली मार दी थी इजराइल की मिलिट्री ने, जिसको आज 2023 में इसके पूरे मैटर को इजराइल की कोर्ट ने यह कहते हुए बंद कर दिया कि हम अपनी मिलिट्री को सजा नहीं दे सकते। उधर यूएन के चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि इजराइल ने हद से ज्यादा हथियारों का इस्तेमाल इस रेड के दौरान किया है। साथ ही अपने दोगले रवैयों को अपनाते हुए, जो उनका खून में दोगला रवैया है, उस रवैयों को अपनाते हुए फिलिस्तीन की मांग को रिजेक्ट कर दिया है। फिलिस्तीनियों की मांग थी इंटरनेशनल मिलिट्री को हमारे बचाव के लिए फिलिस्तीन में तैनात करें, तो एंटोनियो गुटेरेस ने इनकार कर दिया है कि हम इंटरनेशनल मिलिट्री को नहीं भेज सकते। सीरिया की राजधानी दमिश्क में एक हफ्ते में दूसरी बार इजराइल ने एयर स्ट्राइक किया। इस एयर स्ट्राइक में जो मेन बात है वो ये, जो दो बात है। पहली अच्छी बात है कि किसी के मारे जाने की खबर नहीं है, नुकसान बिल्डिंग का हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर का हुआ है। दूसरी जो मेन बात है वो ये कि काफ़ी समय बाद ये इजराइल के हमले को रोकने के लिए सीरिया के एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो गए। सीरिया का एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है जो ईरान ने दिया है, वो डिफेंस सिस्टम काम ही नहीं कर पाया। उधर दोस्तों लेबनान की तरफ से
इजराइल की टेरिटरी की तरफ एंटी टैंक मिसाइल आई एक, लेबनान की तरफ से सिर्फ एक मिसाइल आई। इजराइल ने उस मिसाइल को कहां से फायर किया गया पता लगाया और वहां लेबनान के अंदर 20 रॉकेट दाग दिए। قصف إسرائيلي بالمدفعية على تلال كفر شوبة في جنوب لبنان مباشر من مدينة الخيام. एक यहूदी मिलिट्री मैन को फिलिस्तीनी व्यक्ति ने हमला करके कत्ल कर दिया। यहूदी फौजी की मौत हो गई। फिर जिस फिलिस्तीनी ने मारा था उसको इजराइल की मिलिट्री ने गोली मार दी। इसके बाद हमास ने जिम्मेदारी ली कि ये काम हमने करवाया था, जो हमारा शहीद मारा गया है हमने ही उसको भेजा था इजराइल की मिलिट्री मैन को मारने के लिए। लेकिन जब उस यहूदी मिलिट्री को मारा गया फिलिस्तीनी के द्वारा, तो उधर यहूदी जनता ने फिलिस्तीन के इलाके में घुसकर फिर से फिलिस्तीनियों की गाड़ियों और मकानों पर हमला कर दिया। عادي 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 يا شباب، عادي يا شباب، عادي. उधर दोस्तों इजराइल ने हिजबुल्लाह को बकरा ईद से पहले ही वार्निंग दी थी कि देखिए ईद आ रही है, इस वजह से हम आपसे लड़ना नहीं चाहते, जंग नहीं चाहते, मोहब्बत से आपसे कह रहे हैं हमारी ज़मीन इजराइल पर जो आपने टेंट लगाए हैं उसको हटा लीजिए। हिजबुल्लाह ने अभी तक सिर्फ 2 टेंट हटाए हैं, अभी भी हिजबुल्लाह इजराइल की ज़मीन पर मौजूद है। अब पहली बार फिलिस्तीन के प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि हर फिलिस्तीनी के पास अपनी जान बचाने का पूरा हक है। ब्रिटेन ने इतिहास गवाह है हमेशा से हर देश को लूटा और दबाया है। इसी अंग्रेज मुल्क ने आज भी तमाम देशों को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। खबर यह है कि यूएन की मीटिंग हो रही है और यूएन की मीटिंग की प्रेसिडेंसी जो है यूके कर रहा है। पहले ही दिन की मीटिंग में, पहले ही भाषण में यूके ने अपनी औकात दिखाते हुए पहले दिन ही ईरान पर 13 पाबंदियां और लगा दी, जबकि इसी ब्रिटेन ने ईरान पर पहले से ही 350 यानी 350 पाबंदियां लगाई हुई हैं। और अपनी स्पीच पे उन्होंने ईरान के खिलाफ और भी अपने साथियों से सपोर्ट मांगा है। Let us remind ourselves, Iran is selling drones to Russia. They are attacking their neighbors. They even attack their own people when they stand up for human rights and the most basic of freedoms. It is my fervent hope that there will be brighter days ahead for the relationship between our two countries. But we cannot take any steps in that direction until the regime ceases its deplorable activities. And until that day comes, we will remain steadfast in our efforts to stop Iranian aggression and to protect the United Kingdom. I commend this statement to the House. इस पर बुरी तरह से भड़ककर ईरान ने यूके के एम्बेसडर को समन कर लिया है। उधर ईरान और सऊदी अरब के ऑयल मिनिस्टर्स ने आपस में मुलाकात करी है, ट्रेड, ऑयल, बिजनेस, इन तमाम चीज़ों की बातचीत करी है और एक दूसरे का साथ देने का वादा किया है। ईरान के समुद्र के इलाके के आसपास एक समुद्री जहाज़ जो किस देश का था, कहाँ का नहीं मालूम, उसकी तरफ से ईरान की नेवी पर, बोट पर हमला किया गया, गोलीबारी की गई।
जिसके बाद जब ये जानकारी ईरान की सरकार को पता चली तो ईरान के कोर्ट ने, ईरान की गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया कि जहां से ये गोलीबारी हुई है उस वेसल को, उस समुद्री जहाज को सीज कर लो। जिसके बाद ईरान ने एक समुद्री उस वेसल को सीज कर लिया। पता चला कि ये स्मगलिंग हो रही थी गैरकानूनी तरीके से। अभी ईरान ने और जानकारी नहीं दी है। ये तमाम जो जानकारी मैंने आपको दी है, अमेरिका ने इसको दुनिया के सामने रखा है और बताया है कि एक और इंटरनेशनल वाटर में ईरान ने शिप को सीज कर लिया है। उधर दोस्तों बाकू में, अज़रबैजान की राजधानी बाकू में ईरान और सूडान के विदेश मंत्रियों ने मुलाकात करी है। उम्मीद है कि ये दोनों, सूडान और ईरान के बीच भी अब रिश्ते नॉर्मल हो जाएंगे। ईरान के विदेश मंत्री अज़रबैजान गए तो अज़रबैजान ने ईरान से मांग करी, हमारी एम्बेसी में आपके यहाँ जो हमारे एम्बेसडर पर अटैक हुआ, उनके जो हमलावर थे उनको ईरान सख्त से सख्त कार्रवाई करे और उनको सज़ा दे। वहीं अज़रबैजान में बहुत कुछ हो रहा है छुपकर, जिसमें एक और आपको बता रहा हूं जो अब तक खुल के सामने नहीं आई थी बात। रज़ाग्राफी आपके सामने रख रहा है। ईरान के विदेश मंत्री ने अज़रबैजान की राजधानी बाकू में फिलिस्तीन अथॉरिटी के फॉरेन मिनिस्टर से भी मुलाकात करी है और कई अहम मुद्दों पर बातचीत की है। उधर सऊदी अरब और रशिया ऑयल एक्सपोर्ट कर कटौती कर रहे हैं, प्रोडक्शन पर कटौती कर रहे हैं, बहुत कम तेल प्रोड्यूस कर रहे हैं। उधर ईरान इसका पूरा फायदा उठा रहा है। ईरान ने ज़बरदस्त तरीके से सस्ते दामों में ऑयल एक्सपोर्ट किया है। इतना ज़्यादा पैसा कमाया है कि 5 साल में ईरान ने इतना तेल, इतना ईंधन नहीं बेचा जितना इन 1 साल के अंदर ईरान ने बेच दिया है। अमेरिका ने सिर्फ ईरान के खिलाफ सेंटॉम नाम की एक मिलिट्री फोर्स बनाई हुई है, जिसका काम सिर्फ ईरान पर नज़र रखना और ईरान पर हमला करना है। आप समझ रहे हैं, ईरान का खौफ ऐसे ही नहीं है, समझ रहे हैं, कोई तो बात है। ईरान से इतना खौफ कि किसी देश के खिलाफ, ईरान के खिलाफ अमेरिका एक पूरी सेना तैनात करता है जिसका नाम सेंटॉम है। उसके हेड ने बयान दिया है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को रोकने के लिए अगर हमें हमला करना पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। ईरान का मुजाहिद 6 एक खतरनाक ड्रोन सूडान के ऊपर उड़ता हुआ नजर आया है। ये देखिए, इसके विजुअल्स ने कई देशों को हिला कर रख दिया है जो ईरान के दुश्मन हैं। दोस्तों 2016 में ईरान ने कई सारे मुजाहिद 6 दिए थे। कई जगह खबर है कि 6, कई जगह 4। अब वो मुजाहिद 6S जो ड्रोन है ईरान के, सूडान में उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे दोस्तों, एकता में कितनी ताकत होती है यहां आपको समझना होगा। स्वीडन में कुरान को जलाया गया, स्वीडन चुपचाप था, लेकिन जब पूरी दुनिया के मुसलमानों में से सिर्फ 50% मुसलमानों ने आवाज़ उठाई और ग्लोबल जैसे तुर्की, ईरान, सऊदी अरब, ये 2-4 खाली मजबूत देशों ने आवाज़ स्वीडन के खिलाफ उठाई, तो स्वीडन की सांस अब ऊपर की ऊपर अटक गई। स्वीडन की गवर्नमेंट अब सोच रही है कि स्वीडन में कुरान को जलाना इलीगल कर दिया जाए। ताज़ा खबर बता रहा हूँ, इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट में ये बता चुका हूं, लेकिन अब एक और बड़ी खबर आ रही है दोबारा से सीरिया में। ये दूसरी बार हुआ है। 24 घंटे के भीतर, 24 घंटे के अंदर ही अंदर दूसरी बार अमेरिका के विरोध और नाराजगी के बावजूद सीरिया के अंदर रूस ने अपने फाइटर जेट से अमेरिका के खतरनाक ड्रोन MQ-9 रीपर के ऊपर फ्लेयर्स, यानी जैसे समझ लीजिए कि एक जो हम फूलझड़ी या पटाखा छोड़ते हैं जो सीधा जाता है, रॉकेट की तरह छोटा हो, धुआं निकलता है जिससे सामने वाला डिस्टर्ब हो जाता है, और उड़ता हुआ ड्रोन हो उसके आगे धुंध आ जाए तो क्या होगा। ये दोबारा किया है 24 घंटे के अंदर, ये दूसरी बार हुआ है। मिडिल ईस्ट की स्पेशल रिपोर्ट में अभी के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि दुनिया की कोई भी बड़ी खबर आपसे मिस ना हो। जय हिंद।